अकबर के बारे में, ठीक है। तो वो सबसे पहले हम अकबर की बर्थ वगैरह की बात करेंगे, उसके बाद बाकी चर्चाएं होंगी। भाई अकबर से पहले किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा क्लास के अंदर मौजूद है, ठीक है, और उसको कुछ समस्या है या कोई और दिक्कत है, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो वो भी बता देगा, समस्या आपकी भी दूर करेंगे, ठीक है, दिक्कत आपको भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक। लीजिए सर, तो अकबर के बारे में बताना शुरू कीजिए। मैं ठीक है भाई, अकबर के बारे में बात करते हैं। शासनकाल, अकबर के बारे में थोड़ी मोटी बातें हैं। जैसे अकबर का परिचय, शासनकाल 56 से लेकर 1605 तक रहा है। अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरे नंबर का आपका शासक था। दिस वाज द थर्ड रूलर, ओके। नेक्स्ट हम मध्यकालीन इतिहास और भारत के इतिहास में सभी मुस्लिम शासकों में सबसे बड़ा टेन्योर अकबर का माना जाता है। दैट वाज अबाउट 49 ईयर्स, 49 ईयर्स तक इसका टेन्योर था। इतिहासकार लैंडपूल और डॉक्टर ईश्वर प्रसाद के अनुसार अपनी बेहतरीन व्यवस्थाओं के कारण अकबर भारत के सभी मध्यकालीन बादशाहों शासन में सर्वश्रेष्ठ था, इसलिए अकबर महान इसको कहा गया। बहरहाल मैं इस थ्योरी को वजन नहीं देता, ठीक है, मैं इस थ्योरी को बिल्कुल वजन नहीं देता। अगर अकबर की बर्थ की बात करूं, बर्थ ऑफ अकबर कहां पर है, अब बर्थ ऑफ अकबर कहां पर आपको देखने को मिलेगा सर, वो 1542 में आपको देखने को मिलता है। सिंध के अंदर एक स्थान, सिंध के अंदर एक स्थान देखने को मिलता है, जो स्थान आपका है, ठीक है, कौन सा सर, सिंध के अंदर स्थान, राजा का नाम था वीरसाल, राजा नाम था वीरसाल, और जगह का नाम क्या है, इसका जन्म होता है बचपन का जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। लेकिन बच्चे ये बता दीजिए, सिंध में इसका जो जन्म होता है, यह किस स्थान पर हुआ था, क्योंकि सिंध तो बहुत बड़ा है। यहाँ अमरकोट नाम की जगह थी, जहाँ राजा वीरसाल के यहाँ यह पैदा हुए, अमरकोट। इनकी माता का नाम क्या है, हाजी, पूरा नाम इनकी माता का क्या है, बर्थ ऑफ अकबर। पिता तो आप सभी जानते हैं, फादर मदर क्या है, ठीक है, इनकी माता जी का नाम क्या है, हाजी बेगम नाम से है, राइट, हाजी बेगम के नाम से भी फेमस, साथ ही साथ इनको विशेष नाम भी दिया जाता है, वो आपको बताना कि नाम क्या रहेगा, ठीक है। इनकी माता जी नाम, बेटा अमरकोट नहीं पूछ रहा, मैं अमरकोट बता चुका हूँ, मैं इनकी माता जी का नाम पूछ रहा हूँ, हाजी बेगम जिनका नाम है, ठीक है, से सलीमा बेगम। अबे सलीमा बेगम नहीं है रे, क्या रे, हाजी बानो बेगम है, दैट इज हाजी बानो बेगम। हाजी बेगम, इनका नाम हाजी क्यों है, क्योंकि इनके जो पिताजी हैं वो हाजी अकबर थे, हाजी मीर अली अकबर इनके पिताजी का नाम था, अब्बा जो थे इनके, उनका नाम यही था, ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में आप याद रखेंगे और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सर हामिदा बानो भी है, भाई हाजी बानो बेगम ही हामिदा बानो है, दिस बेगम इज हामिदा बानो, यही हामिदा बानो है, यही हामिदा बानो है लल्ला, ये पर्शिया की है, शी इज पर्शियन, शी इज पर्शियन, ठीक है। चलो राजकुमार कह रहे थोड़ा डिटेल में जाइए, राजकुमार ले लाडले डिटेल में। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अब डिटेल में अगर आपको इनका बर्थडे मनाना हो, राजकुमार भाई का बर्थडे मना लेना, मुझे तो नहीं मनाना है। बहरहाल अमरकोट में राणा वीरसाल के यहाँ पर हुआ था। ये राणा सरनेम जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो राणा सरनेम आप यहाँ पर देख रहे हैं, दैट वाज यहाँ पर जो है, दैट वाज टाइटल नॉट अ सरनेम, ठीक है। इनके बचपन का नाम जलाल है, बचपन का नाम क्या है, जलाल, ठीक है, यहीं से जलालुद्दीन टर्म निकलता है, यहीं से जलालुद्दीन टर्म निकलता है। बाद में इसके पुत्र जहांगीर ने एक अन्य नाम अर्श आशियानी दिया था। अर्श आशियानी किसका नाम है, ये भी अकबर का ही नाम है, अर्श आशियानी, अर्श आशियानी, आशियानी, ये भी किसको कहा जाता है सर, ये भी अकबर को कहा जाता है। हुमायूं के संघर्षपूर्ण जीवन के कारण अकबर का शुरुआती पालन पोषण उसकी चाची सुल्ताना बेगम ने करा था, जो अस्करी की पत्नी थी। तो सुल्ताना बेगम ने इसका शुरुआती लालन पालन किया था। और इसकी जो दाई माँ थी, ठीक है राजकुमार भाई, इसकी जो दाई माँ थी, अकबर की जो दाई माँ है, उनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा, दैट वाज, जो इनकी पॉलिटिकल लीडर भी इनके लिए थी एक तरीके से अगर देखा जाए, उनका नाम था महम अंगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं अकबर के बारे में ही, तो अकबर की जो दाई माँ है उनका नाम महम अंगा है, अकबर की दाई माँ, अकबर की दाई माँ जो थी, दाई माँ, ठीक है, याद रखना उनका नाम क्या था, महम अंगा, महम अंगा, महम अंगा, महम अंगा, महम अंगा, महम अंगा, महम अंगा था, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें याद रखेंगे, महम अंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अस्करी कौन था, अस्करी इनका चच्चा था, अक्सरी इनका चच्चा था, याद नहीं है आपको, हुमायूं का भाई था अस्करी, जिसके पास पूरा जो क्षेत्र है आपका यूपी के अंतर्गत जो पड़ता है संभल, वो क्षेत्र था इनके पास, अस्करी के पास। तो अस्करी वाज हिज अंकल, अस्करी उनके चचा थे, ठीक है, याद रखना। तो थोड़ा सा इस बारे में आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, है ना, याद रखना थोड़ा ध्यानपूर्वक तरीके से। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये और समझिएगा, बचपन में इसकी चुनौतियां दाएं मां के बारे में समझ लेना। हुमायूं के भाई विशेषकर कामरान और अस्करी के विरोध के कारण अकबर बचपन में कई बार अपने पिता से बिछड़ना पड़ा था। ये बार-बार हुमायूं का विरोध कर रहे थे ना, इसलिए छोड़ना पड़ा। एक बार उसके चाचा कामरान ने हुमायूं के तोप के गोले से बचाने के लिए ढाल के रूप में किले की दीवार पर भी लटका दिया था, ठीक है। अंततः 5 वर्ष की अवस्था से अपने हुमायूं के साथ रखना सीखा, हुमायूं को अपने साथ रखना सीखा। अकबर की दाई मां का नाम महम अंगा था, क्योंकि उस समय माना जाता था कि वीर महिलाओं का दूध पीने से उनके गुण बच्चों में आते हैं। इस वजह से महम अंगा का जो ब्रेस्ट फीडिंग है, महम अंगा ने जो अकबर को की है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट रहता है। तो दिस इज फ्री बॉक्सेस, आगे का जो डिस्कशन है वो मैं हाथ से ही पढ़ाऊंगा, ये बीच-बीच में कुछ एडिशनल डिटेलिंग है जो मैं कई बार स्लाइड बेसिस पे कर देता हूं। मेरी बात को यहां ध्यान से समझना, जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। मिस्टर अमित पांडे, अमित पांडे मेरी बात को समझना, ये वाला पॉइंट थोड़ा बताना जरूरी था। पहले जमाने में ऐसा माना जाता था कि शेरनी का दूध पियोगे तो दहाड़ोगे, राइट, इस तरीके का जो है लोगों की थॉट प्रोसेस बना हुआ था, ठीक है। तो अब इसी वजह से अकबर की जो दाई मां थी वो महामंगा थी, उन्हें युद्ध नीति का बहुत अच्छा ज्ञान था, और इसी वजह से ऐसा माना गया कि भैया इनको दाई मां का जो है उन्हीं का दूध पिलाया जाए, सो दैट ये भी अपने जीवन में अच्छे योद्धा बने, अच्छी रणनीति आई, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा आप लोगों की विशेष डिमांड पर, और बहुत आग्रह पर मैं आगे हैंड ही पढ़ाऊंगा कंप्लीटली। लो भाई आगे क्या होता है वो समझना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पर शुरुआती तौर पर अकबर का प्रारंभिक जीवन कैसा रहा उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सर हम अकबर के बारे में बात करते हैं, अकबर का प्रारंभिक शासन, अकबर का प्रारंभिक शासन, शासन, इसका इनिशियल रूल हम स्टार्ट करते हैं। अकबर का प्रारंभिक शासन, या यूं कहूं इनिशियल रूल ऑफ अकबर यहां से स्टार्ट होता है। इनिशियल रूल ऑफ अकबर, इनिशियल रूल ऑफ अकबर आपका यहां से स्टार्ट होता है। इनिशियल रूल ऑफ अकबर आपका कहां से स्टार्ट होता है सर, इनिशियल रूल ऑफ अकबर यहां से स्टार्ट होता है। हमें यहां पर एक दो बातें पता लगती हैं अकबर के बारे में। जैसे पहली बात तो अकबर के बारे में हमें ये पता लगती है कि सर इसका टेन्योर, सर टेन्योर इसका शुरू होता है 1556 से लेकर और 1605 तक। दूसरा, जैसे ही इसका राज्याभिषेक है वो दो स्थान पर करना पड़ा था, कारण क्या था, हुमायूं की जैसे ही डेथ हुई एकदम से इसका राज्याभिषेक करना पड़ा। हुमायूं की जब डेथ हुई अकबर कहां पर था, हुमायूं की मृत्यु के समय, हुमायूं की मृत्यु के समय, हुमायूं की मृत्यु के समय, मृत्यु 1556 में, 56 में अकबर कालानौर था, कालानौर वर्तमान में तो हरियाणा में पड़ता है, उस समय पंजाब में पड़ता था। तो अकबर कालानौर था, कालानौर था,
कालानौर था, ठीक है, कानौर था। ओके, दिस इज एट कालानौर। कालानौर में था अकबर। तो जब ये बात पता लगती है उस समय अकबर का जो अगर हम ये कहते हैं कि भाई अकबर है यहाँ पर, तो इसका संरक्षक कौन है, इसका गार्जियन कौन है? अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक था जो हुमायूं का बहुत बड़ा खास था, ठीक है, प्रोटेक्टर। अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्टर कौन था, दैट वाज बैरम खान। बैरम खान, बैरम खान, बैरम खान। बैरम खान आदमी अच्छा था, ठीक है, और इसी वजह से बैरम खान को यहाँ पर एक उपाधि भी मिली थी, ठीक है, चलिए। तो और वो उपाधि क्या थी? उपाधि थी खान ए खाना की उपाधि, वो बैरम खान को ही मिली थी। देखो इसके लड़के को, बैरम खान का लड़का था जिसका नाम क्या था, ठीक है, अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम को कभी खाने खाना की उपाधि नहीं मिली। ये इतिहास में एक मिथ्या है जिसको फैलाया जा रहा है। एग्जैक्टली वो उपाधि इसके बाप को मिली थी बैरम खान को, और बाद में इसी की वजह से इसके लड़के ने भी उसको अडॉप्ट कर लिया था। ये पॉइंट था। अब यहाँ पर मेरी बात को समझना, ठीक है, जैसे कालानौर में था तो यहाँ पर अकबर का राज्याभिषेक कराया गया, अकबर का राज्याभिषेक कराया गया, अकबर का राज्याभिषेक कराया गया, राज्याभिषेक कराया गया। अकबर का राज्याभिषेक जो होता है, राज्याभिषेक का मतलब क्या है कि सर इसका कोरोनेशन कराया जाता है। कोरोनेशन कहाँ पर हुआ है? कोरोनेशन सर ये कालानौर में ही होता है, वो भी कालानौर में होता है, सो दैट कि कोई और गद्दी पर इतने समय में बैठ ना जाए, ठीक है, याद रखेंगे, शाबाश। अब यहाँ पर हमें पता लगता है कि सर जब इतनी सारी बातें हुई तो अकबर एकदम से रूलर बन गया, तो अकबर बिकेम द रूलर। तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो यानी वह शासक बन गया, 1556 में ही शासक बन गया, 1556 में ही शासक बन गया, शासक बना, शासक बना। तो इनिशियली ही वो रूलर बन जाता है। एक बात समझ में आती है कि जैसे रूलर बनता है तो तुरंत उसे 1556 में ही बैटल ऑफ पानीपत द्वितीय लड़ना पड़ेगा। बैटल ऑफ पानीपत द्वितीय रीजन क्या था? क्योंकि जितने समय में हुमायूं मरा तो 18 दिन का बीच में गैप है। उस 18 दिन के गैप में हरियाणा का रहने वाला एक छोरा था जिसका नाम था हेमचंद। हेमू नाम से भी फेमस है क्योंकि वो हिंदू राजा है, तो उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करी, हालांकि उनमें वो दम नहीं था, ठीक है, जो वो किसी बैटल को झेल पाए। और इस वजह से बैटल ऑफ पानीपत द्वितीय है ये। इसमें लड़ाई होती है, एक तरफ है हेमू हेमचंद, हेमू हेमचंद, वैसे दूसरी तरफ है अकबर। अकबर बच्चा है तो लड़ नहीं सकता, इसके स्थान पर आते हैं बैरम खान। बैरम खान इसके स्थान पर आते हैं और बैरम खान इस बैटल को एक तरफा जीत जाते हैं, तो बैरम खान वॉन द बैटल। और यहाँ हेमू लॉस्ट द बैटल और हेमू को यहाँ से जाना पड़ा। तो यहाँ पर जैसे बैरम खान जीता है तो हमें सीधा पता लगता है कि भाई अकबर अब यहाँ पे रूलर बनेगा। तो अकबर पूर्ण रूप से स्थापित हुआ। फिर अकबर का राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ। अकबर का राज्याभिषेक अब दिल्ली में भी होता है, फिर राज्याभिषेक दिल्ली में भी हुआ, राज्याभिषेक एट दिल्ली, दिल्ली में भी हुआ है, ठीक है, याद रखना। अब 1556 के साथ में अकबर का हिसाब किताब बढ़िया चला गया। 1506 से लेकर 60 के बीच में यह अकबर का ट्रेनिंग पीरियड है, ठीक है। अकबर की शिक्षा यहाँ पर चली है, अकबर की शिक्षा यहाँ पर चली है, शिक्षा, युद्ध नीति शिक्षा, युद्ध नीति राजव्यवस्था की, युद्ध नीति की शिक्षा इसकी चली, बैटल टैक्टिक्स सिखाई गई और इसको शासन सिखाया गया कि भाई एडमिन कैसे रहेगा, प्रशासन कैसे रहेगा, वो सब चीजें इसको सिखाई जा रही थी, ठीक है। चलो बढ़िया रहा सर, यहाँ युद्ध नीति हो गई, यहाँ प्रशासन हो गया, तो लेवल में, ठीक है, तो बढ़िया। अब यहाँ पर 1560 में अकबर फिर वापस किले में लौटा। हमें पता लगता है 1560 में, 1560 में अकबर ने कार्यभार संभाला, अकबर ने कार्यभार संभाला, कार्यभार संभाला। अब यहाँ सबसे बड़ी क्या है, अकबर ने कार्यभार संभाला। यहाँ से बड़ी दिक्कत ये है कि बैरम खान के और महामंगा के बीच में आपसी मतभेद है, और उसी मतभेद के चलते वो एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो हैंडल्ड इसको कह सकते हैं अकबर टच, अकबर टच। इनके आपसी मतभेद महामंगा को भड़का देती है बैरम खान के खिलाफ, और इसी वजह से अकबर एक सिंपल आज पारित करता है बैरम खान के रिगार्डिंग कि बैरम जी या तो आप एक काम करो, या तो आप तक छोड़ दो या फिर आप तक नहीं छोड़ना चाहते, हज यात्रा पर चले जाओ। जब ये बात सुनते हैं, ठीक है, जब ये बात सुनते हैं तो भाई बड़ी दिक्कत, ठीक है, या ये क्या होती है, तो हेम ने सॉरी बैरम खान ने दिया तो बैटल तिलवा, ठीक है, तिलवाड़ा बैटल लड़ा जाता है और तिलवाड़ा बैटल में अकबर जीत जाता है। तब इनके सामने पेशकश रखी जाती है क्योंकि आपने बादशाह की नाफरमानी करी है तो हज यात्रा चले जाओ या बदायूं के सूबेदार बन जाओ। तो ये कहते हैं ठीक है मैं पद आके संभालूंगा लेकिन अभी मैं हज यात्रा करना चाहता हूं। तो कह लगे ठीक है, तो हज यात्रा पे जा। हज यात्रा पे जा रहे थे, अफगानों ने बीच में हत्या कर दी। कहा जाता है कि अकबर ने पीछे से सिपाही भेजे थे, खैर वो बात अलग रही, ठीक है। तो ये कुछ रहता है हिसाब किताब। हेमू के बारे में आपको बता दूं, हेमू हरियाणा के अंदर जो रेवाड़ी आप देखते हो, रेवाड़ी पड़ता है भाई साहब, आपके गुड़गांव पड़ेगा, रेवाड़ी पड़ेगा, महेंद्रगढ़ पड़ेगा, ठीक है, आगे हिसार, ठीक है, और बाकी ये पड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ जो रेवाड़ी पड़ता है, रेवाड़ी के अंदर हेमू राजा हुआ करता था एक समय पर, ठीक है। बट इन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं जिससे कि भारत की नाक ऊंची हो जाए, है ना, याद रखना। जो है, अरे ईशांत लाडले बता दी मैंने, ये देख लेंगे। अब यहाँ देखिए आगे इसके बाद क्या होता है, मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझोगे कि 1560 में अकबर ने जो कार्यभार संभाला, इसके आगे की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो बताना चाहूंगा यहीं पर कि 1560 में एक बैटल आप देखेंगे, बैटल ऑफ तिलवाड़ा, बैटल ऑफ तिलवाड़ा आप देखेंगे, बैटल ऑफ तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बैटल आप देखेंगे, तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा बैटल किसके बीच में होता? सर बैरम वर्सेस अकबर के बीच में। तब तक अच्छा सीख चुका था, बैरम वर्सेस अकबर, और यहाँ पर कौन जीतता है? अकबर वन द बैटल, अकबर इस बैटल को जीत जाता है। कमाल की बात ये भी है कि जब अकबर बैटल को जीतता है तो इसने बैरम खान को हज यात्रा पर भेज दिया था। हालांकि बैरम खान को पेशकश की थी, बैरम खान को हज या बदायूं के सूबेदार के लिए बोला था बदायूं सूबेदार बन जाओ क्योंकि आप हमारे पिताजी के भी साथ रहे थे, या फिर हज यात्रा जाओ। तो ये हज यात्रा को चुनता है पहले, कहता है कि मैं हज यात्रा करना चाहूंगा, लेकिन रास्ते में ही इसको अफगानों ने मार दिया। बट 1560 में किल्ड बाई अफगान्स, 1560 में किल्ड बाई अफगान्स, तो अफगान ही इनकी हत्या कर देते हैं। अफगान्स, अफगानों के द्वारा ही हत्या कर दिया है, अफगानों के द्वारा ही हत्या कर दी है, ठीक है, याद रखना 1560 में ही हिसाब पूरा बन गया है। तो ये है कुछ एक मसला, ठीक है, याद रखेंगे। अब हम आगे बात करते हैं इनकी हत्या हो जाने के बाद कैसी कैसी बातें आगे चली। तिलवाड़ा बैटल नोट कर पाए? शाबाश। ठीक है यार, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ, इसको लिखा भी हुआ है कुछ इसी प्रकार से कि विरोधियों के उकसाने पर अकबर ने बैरम खान के सामने बांध 3 शर्त रखी। अतंत बैरम खान ने मक्का जाना स्वीकार किया था। रास्ते में पीर मोहम्मद द्वारा परेशान किए जाने पर बैरम खान ने तिलवाड़ा के युद्ध में विद्रोह किया लेकिन हार गए। मक्का जाते समय 1560 में गुजरात के पाटन में मुबारक खान, जिसके पिता को बैरम खान ने मच्छीवाड़ा में मारा था, उन्होंने मार दिया तो बैरम खान की हत्या हो गई। इसके बाद अकबर ने बैरम खान की विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लिया और उसके बेटे अब्दुल रहीम खान खाना को अपना पुत्र मान लिया। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं है सर? बिल्कुल भी समस्या नहीं है।
आगे हम देखते हैं, आगे समझिए, आगे क्या कुछ होगा। इसके बाद इनके शासन की शुरुआत होती है, ठीक है? याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से शुरुआत होती है सर 1560 से लेके 62 के बीच में, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो उसको आप थोड़ा-सा समझेंगे मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। 1560 से लेके 1560 से लेके 62 के बीच का ये टाइम है, राइट? यहाँ तक 1560 से लेके 1562 के बीच में है। यहाँ पर अकबर के द्वारा अपना क्षेत्र विस्तीर्ण को शुरू किया जाता है। किंगडम एक्सपेंशन पॉलिसी को यहाँ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अकबर द्वारा एक्सपेंशन पॉलिसी शुरू होती है। अकबर द्वारा क्षेत्र विस्तार रणनीति की शुरुआत होती है। क्षेत्र विस्तार रणनीति शुरू हुई। रणनीति प्रारंभ होती है, रणनीति प्रारंभ होती है। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? अकबर स्टार्टेड एरिया एक्सपेंशन या किंगडम एक्सपेंशन पॉलिसी, राइट जी? किंगडम एक्सपेंशन पॉलिसी है ये। किंगडम एक्सपेंशन पॉलिसी है यहाँ पर। मैं किंगडम एक्सपेंशन पॉलिसी को आपको बड़े प्यार से समझाता हूँ कि भाई किंगडम एक्सपेंशन पॉलिसी में अकबर ने करता है चीज़ों को, लेकिन वहीं महामंगा चीज़ों को कभी लेने नहीं लगती। दोनों के विचार अलग-अलग हैं। तो इस पर महामंगा और अकबर के विचार अलग-अलग हैं। तो यहाँ महामंगा का कहना है कि हमें युद्ध नीति अपनानी चाहिए। महामंगा का कहना है कि सर हमें दुश्मनों के प्रति सख्त रहो। दुश्मनों के प्रति सख्त रहो, प्लस इनको बैटल पे ही ज़्यादा ध्यान है, प्लस इनका पूरा ध्यान बैटल पे है। जबकि अकबर की टैक्टिक्स अलग है। अकबर की अपनी टैक्टिक्स है, अकबर का अलग कहना, अकबर का मानना है कि हमें लेनियन सोचना चाहिए। लेनियन सोचना चाहिए मतलब हमें थोड़ा सरल सोचना चाहिए, हमें संधियों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। संधि हमें देखनी चाहिए थोड़ी-सी, जितना हो सके हमें ट्रीटी करनी चाहिए। अगर हम बैटल करते रहेंगे तो ढेर प्रशासन नहीं होते, ठीक है? तो अब यहाँ पर जब भी क्षेत्र से निकलता है तो इस समय में मंगा ने संभाला है, शासन संभाला, महामंगा ने संभाला है। तो ये किसने संभाला शासन? महामंगा ने संभाला। महामंगा के द्वारा यह शासन संभाला गया है, ठीक है? तो बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं किसके बारे में, मंगा के बारे में। महामंगा, तो महामंगा इसको हैंडल करते हैं ना, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, दैट वाज हैंडल्ड बाय महामंगा। महामंगा बढ़िया लेवल पे इसको हैंडल कर रहे हैं। तो अगर हम बता दूं, ठीक है, महामंगा हैंडल कर दिया, तो इसमें बहुत मसला आता है, वो स्लाइड से जाएगा, ठीक है? वो बहुत बड़ा मसला कैसे संभाला जाएगा वो मैं समझाता हूँ। निक्की अभी आप सब्सक्रिप्शन मत लो, मैं आपको बताऊंगा, नया वाला बैच आएगा, उसमें सब्सक्रिप्शन ले लेना, ठीक है? सस्ता भी होगा, प्लस थोड़े से रुपए भी बचेंगे, और से भी कर पाओगे, ठीक है? ये बैच लेके आने का मेरा विचार ये था कि मैं बहुत सारे बच्चों को इसके थ्रू पेड कंटेंट दे पाऊँ, लेकिन आज की डेट में मुझे समझ में आ गई, ठीक है? इतना सब देखने के बाद कि कीमत लोग बात नहीं करते, तब तक वो चीज़ ज़रूरी नहीं आती। और दूसरा, व्यक्तियों को अच्छे कर्मों की कीमत नहीं है, है ना? और जैसे अब ये जैसे प्रिया नाम का बच्चा है, ये कह रहा है सर आपकी वीडियो से मेरी सीईटी के एग्जाम में बहुत मदद हुई है, ठीक है? आपका बहुत भार आपने बताया, बहरहाल लोगों को समझने में इशू होता है, ठीक है? बहरहाल हम यही शुक्र करेंगे। हम हैंडल इस एरा को क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज कर्टेन रूल। इसी को अपन कर्टेन रूल कहते हैं, पर्दा शासन इसको कहते हैं। हिंदी में इसको पेटीकोट शासन भी कहते हैं। हिंदी में पेटीकोट शासन में, क्योंकि यहाँ वुमेन है, ठीक है? वुमेन इंक्लूडेड है, इस वजह से इसको बहुत सारे लोग पेटीकोट शासन के नाम से जानते हैं। जब ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं, 60-62 तक का पूरा हमारे रूम में उतरता है, तब हम आते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है, ठीक है? वो हमें पता लगता है कि सर यहाँ पर अकबर ने इस समय में क्या-क्या किया। जैसे अकबर ने एक्सपेंशन पॉलिसी के नाम पे कई सारे बदलाव करे, ठीक है? कई सारे जो मुझे बताने पड़े, क्योंकि स्लाइड्स पे एडिट नहीं, ठीक है? तो ये करता 1561 में करता बैटल ऑफ गुजरात और बैटल ऑफ मालवा, ठीक है? 1561 में बैटल ऑफ मालवा करता है। अटैक राजस्थान भी करते हैं। अब मेरी बात को समझना, राजस्थान पर जो अटैक हुआ है उसके बारे में चाहता हूँ। यहाँ जो मालवा युद्ध हुआ, मालवा का रूलर था बाज बहादुर। मालवा का रूलर हुआ करता था बाज बहादुर। अकबर ने इसको जीवित छोड़ दिया, अकबर जीता इसमें, अकबर जीता और इसने बाज बहादुर को जीवित छोड़ दिया, जीवित रखा। किसको जीवित रखा? बाज बहादुर को। लेकिन इससे टैक्स अदायगी बढ़ा दी, अदायगी शुरू की। कहा कि तुम्हें हमारे ध्वज तले शासन करना पड़ेगा, ठीक है? मुझे समस्या नहीं है, ठीक है? तुम्हें करना है, मेरे को मुझे है कि तेरे पर हमारा झंडा होगा, बात खत्म। और पैसा चाहिए अपने को, क्या पैसा, ठीक है? तो टैक्स अदायगी शुरू की कि भाई तुम्हें टैक्स देना। बाकी सब लोगों को भी, नजदीक में जितने भी शासक थे उन सबको भी लेटर भेज दिया गया, या तो कर हमारे देना शुरू कर दीजिए, या फिर हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे, ठीक है? यही सेम चीज राजपूताना में भी हुई, ठीक है? राजस्थान आक्रमण में भी सेम हुआ। अब राजस्थान में क्या, उस समय जो शासक थे वो सबके सब शासक जो, उनकी यूनिटी नहीं थी, राइट? यूनिटी नहीं थी शासकों में, हर कोई अपने आप को बहुत बड़ा मानता था, ठीक है? मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी बात समझाता हूँ। जीवन में हमेशा इस बात को, हमेशा अपने जीवन में याद रखना, ठीक है? हमेशा जीवन में इस बात को याद रखना। नहीं हो रही है, ठीक है? अभी तो मैं तुम्हें एक बात बता रहा था, जीवन में हमेशा एक चीज याद रखना कि यहाँ यूनिटी नहीं थी, है ना? यहाँ यूनिटी नहीं थी। तो जब यूनिटी नहीं थी तब तक दबोचे जाएंगे, ठीक है? तो यूनिटी बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं आपको एक बात बता रहा था कि कभी भी अपने अहम में मत रहो, कभी भी अपने अहंकार में मत रहो। जिस दिन आप अपने अहंकार में बहुत अपने आप को हीन कर दोगे, आप अपने जीवन में प्रोग्रेस भी खो दोगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते भी खत्म कर लोगे। एक बहुत बढ़िया बात, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मैं अच्छा हूँ, बट जरूरी नहीं है सामने वाला गलत है, वो भी अच्छा हो सकता है। आजकल मैं देखूं कि लोगों के अंदर इतनी ज्यादा वो कहते हैं कि एगोइस्टिक बिहेवियर, मैं ही सर्वोपरि हूँ, वो गलत है। अच्छा मैं प्यार से समझाऊं आपको, देख मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, नवीन सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, और सर आपने क्या बोल दिया, प्लेटफॉर्म के टीचर का नाम ले दिया, बोल रहा है, ठीक है? और दूसरे कंपनी आपके सर ऐसे ही करते, आप कंप्यूटर के नाम ले, वो गलत बात है, ठीक है? तो मैं एक बहुत सी बात बताता हूँ कि भाई ऐसे होता है।
ठीक है? इस तरीके की चीज़ें नहीं चलती, ठीक है? हर एक चीज़ को करने का एक अलग क्रम होता है, ठीक है? तो उसको ध्यान रखिए। ओके, सब अच्छे हैं, लेकिन जो अच्छे हैं मैं उन्हीं को अच्छा बताता हूँ बस। हालाँकि जो अच्छे हैं मैं भी नहीं बताता मेरे लाल, ठीक है? अब आगे बढ़ो। तो अब राजस्थान में बाकी राजाओं ने अटैक क्यों नहीं किया, इसके पीछे का रीज़न था, क्योंकि बाकी जो रूलर्स थे उनको अकबर एज़ अ थ्रेट नज़र नहीं आया। उनको लगा कि अकबर इज़ नॉट दैट बिग थ्रेट, ठीक है? अकबर बहुत बड़ी थ्रेट नहीं है, कि हम सारे मिलके यहाँ पर आएँ। क्योंकि अकबर ने सबसे 1562 में ये अटैक 1562 में इसके द्वारा अटैक कहाँ किया जाता है वो बताइए? 1500 में राजा आर्मल के ऊपर अटैक करता है जो आमेर के राजा थे। कछवाहा डायनेस्टी आमेर के राजा थे, तो उनके बारे में याद रखना, ठीक है? तो आमेर के राजा थे, आमेर के राजा थे। आमेर के राजा थे, आमेर। आमेर के राजा थे, राइट? और यहाँ थे राजा भारमल, किंग भारमल आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे। किंग भारमल थे यहाँ पर। अब किंग भारमल का डायनेस्टी छोटा था, वो नहीं लड़ सकते थे, सस्टेन नहीं कर सकते थे इतना बड़ा अटैक, ठीक है? इतना बड़ा अटैक वो सस्टेन नहीं कर सकते थे, ठीक? लेकिन भाई इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने संधि कर दी कि हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हम आपके अंडर चलेंगे। हाँ, कुमार गौरव सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, राजस्थान के बहुत जोर के आदमी हैं, ठीक है? और कुमार गौरव सर और मेरी साथ में भी काफ़ी सारी क्लिप्स हैं, लेकिन शायद पहले मैं उन्हें कभी इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि पहले प्लेटफ़ॉर्म पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस थे, इसलिए नहीं डाल पाया, ठीक है? और अभी शायद वो क्लिप्स मिल नहीं रही हैं, ठीक है? एक अरसा हो गया उनसे मिले हुए अब तो, ठीक है? किंग भारमल के साथ अगर हम बात करते हैं, किंग भारमल के साथ तो एक संधि हो जाती है, एक संधि हो जाती है और ये अधीनता स्वीकार लेते हैं। महाराणा प्रताप इसी वजह से कभी भी कछवाहा डायनेस्टी के समर्थन में नहीं आए। रीज़न ये था कि भाई जो कछवाहा डायनेस्टी है, ये कछवाहा डायनेस्टी से थे, कछवाहा डायनेस्टी से। कछवाहा डायनेस्टी राजस्थान की नहीं है, मैं आपको बता दूँ। कछवाहा डायनेस्टी इज़ नॉट फ्रॉम राजस्थान, ये ग्वालियर के हैं। ग्वालियर से पहुंचे हैं राजस्थान में, ठीक है? ये ग्वालियर से राजस्थान में पहुंचा ये वाला राजपूताना पॉइंट, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो संधि यहाँ पर हुई है, उसी संधि के तहत राजा भारमल को पता है कि संधि करने का मतलब ये नहीं कि आगे अटैक नहीं करेंगे, जरूरत पड़ने पर ही अटैक कर सकते हैं। तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए क्या करता हूँ, लड़की का विवाह इनसे कर देता हूँ। तो हरखा बाई की शादी अकबर से करा दी गई, नाम है हीर कुंवर हरखा बाई। तो उनकी शादी किससे करा दी जाती है? अकबर की शादी हो जाती है, अकबर का विवाह हो जाता है। अकबर का विवाह किससे होता है? हीर कुंवर, जिनका नाम हरखा बाई है। तो विवाह हीर कुंवर की हरखा बाई से, हीर कुंवर से होता है और हीर कुंवर ही हरखा बाई है। हीर कुंवर ही हरखा बाई है, इन्हीं से विवाह होता है। हीर कुंवर ही कौन है? हरखा बाई, इन्हीं से इनका विवाह होता है। हरखा बाई, हीर कुंवर ही हरखा बाई है, इन्हीं से इनका विवाह होता है, ठीक है? अकबर्स मैरिज, ठीक है? अकबर के बाद हीर कुंवर, ये हरखा बाई। आगे चल के अकबर इन्हीं को उपाधि देता है, ठीक है? इन्हीं को उपाधि देता है, ठीक है? चलो याद रखना। सब भारमल अकबर से इसलिए संधि करना चाहता था यार, सगे संबंधियों का इशू नहीं था यहाँ पे, है ना? यहाँ इशू जो सबसे बड़ा था वो ये था कि इनका छोटा किंगडम पड़ रहा था और आसपास के जितने भी राजपूत थे, वो राठौड़ थे, ठीक है? चहमान थे, तो वो खुद नहीं चाहते थे कि आमेर आगे बढ़ पाए, आमेर के डेवलपमेंट के बारे में। जी हाँ। हाँ, जोधा बाई, हरखा बाई, हीर कुंवर सब एक ही नाम है, मरियम उज़ जमानी भी इन्हीं का नाम है, ठीक है? याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल। इसके बाद क्या होता है वो समझिएगा थोड़ा सा। अकबर के द्वारा यहाँ पर फिर काम किया 1562 के बाद अकबर ने मेजर चेंजेस करे हैं। अकबर प्रोवाइडेड मेजर चेंजेस आफ्टर दिस, ठीक है? तो यहाँ पर मैं समझाता हूँ अकबर के द्वारा 1562 के बाद अकबर के द्वारा डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन संभाला गया। डायरेक्टली हैंडल्ड एडमिनिस्ट्रेशन 1562 1562। अकबर हैंडल्ड एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली, अकबर ने प्रशासन को सीधे हाथ में ले लिया, ठीक है? याद रखना। तो 1562 में हमें क्या पता लगता है? अकबर हैंडल्ड एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली, अकबर हैंडल्ड एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली, एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली। अकबर ने प्रशासन को सीधे संभाल लिया ना? हाँ सर, प्रत्यक्ष हाथों में लेना, प्रशासन को प्रत्यक्ष हाथों में लेना, प्रशासन को प्रत्यक्ष हाथों में लिया, प्रत्यक्ष हाथों में लिया, हाथों में लिया। इस वजह से महामंगा को बहुत बुरा लगा, महामंगा क्योंकि अब तक एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही थी, है ना? तो इनको बड़ा बुरा लगा। तो यहाँ पर है, ठीक है? क्या कौन ये रीजन देता है भाई? किसी की तो बातें चल रही थी इधर। अच्छा, अरे वो रीजन मैंने बताया ना, रीजन क्या था? रीजन एक्जेक्टली ये नहीं था कि इसके ने परेशान कर रखा था, ऐसा नहीं था। अगर सगे संबंधी परेशान करते तो मानसिंह भी परेशान करते, वो अपनी बुआ के साथ क्यों गए? ठीक है? रीजन था कि आसपास के जो राजा थे वो परेशान करते, सगे संबंधी नहीं थे वो, उनके डायनेस्टीज अलग थे। जी हाँ, तो प्रत्यक्ष यहाँ पे लिया, तो यहाँ पर मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मैं मेजर चेंजेस बताता हूँ क्या-क्या थे। सबसे पहले बैरम खान के हटने के बाद 62 तक पेटीकोट शासन रहा था, इस दौरान प्रशासन, अरे ये तो बता दिया। ये कहाँ से आ रहा है? हाँ, यहाँ समझना। जब अकबर को आदम खान की चालाकियों का पता चला था, तो उसने आदम खान को किले से फेंकवाकर मरवा दिया था 1562 में। 1562 में ही महामंगा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अकबर पूरी तरह हरमदल से मुक्त हो गया था। अब अकबर के ऊपर हरमदल का कोई रूल नहीं बचा था। ये याद रखना, इसको डिसआर्ममेंट बोलते हैं कई बार, कि किसी को छत से फेंकवाकर मरवा देना, वो 1562 में हुआ था। तो इसने सबसे पहले बाल विवाह पर रोक लगाई 1562 में, ठीक है? दूसरा सती प्रथा पर रोक लगाई और दास प्रथा पर रोक लगाई। तो ये भी इसके द्वारा किए गए मेजर काम है, ठीक है? लेकिन अलग-अलग चीजें की गई हैं। जैसे दास प्रथा पर जो लगाई गई 1562 में रोक लगी है इसमें, 1562 में रोक लगी है इस पर। तीर्थ, ठीक है? सती प्रथा पर 1563 में, 1563 में इस पे रोक लगी है, ठीक है? तो इन सब पे रोक लगा दी गई है ना? इन सब पे रोक लगा दी गई है। और 1563 में इसमें तीर्थ प्रथा पर, जो तीर्थ कर जाता था हिंदुओं का, उस पर भी रोक लगाई है, ठीक है? उस पर भी रोक लगाई है। ये सब इंपॉर्टेंट काम है भाई, ठीक है? ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इन सब चीजों को याद रखेंगे आप, ठीक है? ऐसा नहीं है किसी भी चीज को भूल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। यू मस्ट रिमेंबर ऑल द थिंग्स, आप सभी चीजों को याद रखेंगे, ठीक है? याद रखना। और इसमें भी उसने लड़का लड़कियों को विवाह आयु 14 वर्ष तय की और लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने की छूट भी दी थी। तो अकबर तो आपको बढ़िया लग रहा होगा, हैं? जोर का हुआ ये तो है। 1563 में हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर को भी रोक दिया, जिससे हिंदुओं में उसका विश्वास बहुत बढ़ गया था, ठीक है? इस चीज को भी याद रखेंगे, ठीक है? अबॉलिश्ड जजिया कर, जजिया टैक्स। ये कब हुआ? 1564 में। 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इतिहासकार बदायूं इसी के समय का था, समकालीन था। अकबर पर आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों के प्रति असहिष्णु था और उसने दाढ़ी बढ़वाने तथा रोजे रोकने के आदेश दिए थे, लेकिन अधिकांश इतिहासकार ने बदायूं के इन दावों को झूठा और ईर्ष्या से प्रेरित बताया था। बदायूं क्यों चिढ़ता था अकबर से इतना? अकबर ने कभी इसको प्रशासन में स्थान नहीं दिया। एक बच्चा कहता है कृष्णा कि सर जजिया ब्राह्मण पर क्यों नहीं लगता? लगता तो इस टाइम ब्राह्मण पे शुरुआत वाला जजिया नहीं लगा था। रीजन था कि उस समय ब्रिटिश के द्वारा इस बात को टाई अप किया गया था। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर को लगाया तो वो सब पे लागू हुआ था, ठीक है? याद रखना, ठीक है? अगेन कोई समझ तो नहीं है, ठीक है? क्या अकबर का रूल किसने कहा नहीं था? पर वो स्ट्रैटेजिकली, राइट? तो यहाँ पर हमें लगता है। अब बात करते हैं इसके द्वारा और क्या कुछ किए हैं, ठीक है? अब बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है? मैं खुद ही बता रहा हूँ क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा नहीं है। आज से मैं खुद
दिखा देता हूँ मसला क्या हुआ है इससे। इससे आगे मैं बताता हूँ आपको कि इसने कैसे गुजरात का आक्रमण किया, है ना? तो भी समझिए। अब वहाँ पर ये निकल कर आ रहा है, अकबर का 1569 में एक अलग ही लेवल का काम किया गया है, वो समझना। 1569 को पैदा होंगे, 1569 में और गॉडसन, अकबर गॉडसन, अकबर को एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम क्या रखा? सलीम रखा गया। उसका नाम सलीम रखा गया, क्योंकि ये सिख सचिश की आशीर्वाद से पैदा हुआ। इनकी माता का नाम वही है, जो आप इनकी माता का नाम क्या भाई जी? इनकी माता और मदर जो है वो कौन है? हरखाबाई हीर कुंवर ही है। हरखाबाई हीर कुंवर, हरखाबाई या हीर कुंवर आप कह लीजिए। और क्योंकि इनका लड़का अगला उपकारी बना है, तो इसी वजह से हरखाबाई को एक टाइटल भी मिलता है, मरियम उज़ ज़मानी। मरियम उज़ ज़मानी, जिसका लड़का राजकुमार बनता है, उनको ये टाइटल मिलता है मरियम उज़ ज़मानी। प्लस इन्हीं को एक टाइटल और मिला है जोधाबाई, सुंदर की वजह से। इनको जोधाबाई सुंदर की वजह से मिला, और मरियम उज़ ज़मानी का मिला क्योंकि इनका लड़का है वही आगे चल के अगला रूलर बनेगा। ठीक है ना? एक नंबर का, हाँ भाई, मैं स्टडी था, फुल स्टडी था। ऐसा कोई नशा नहीं जिसको इसने चखा नहीं, तो लेवल था इसका। लेकिन 1569 में एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चलती है। अच्छा, जन्म कहाँ पर हुआ था? ठीक है, गॉडसन, इसका बर्थ कहाँ पर हुआ था भाई जी? बर्थ हुआ है इसका आगरा में हुआ है, फतेहपुर सीकरी के पास। फतेहपुर सीकरी के पास होता है। फतेहपुर स्थापना करना शुरू हुआ 1569 फतेहपुर सीकरी शहर में शुरू हुआ। ठीक ना? तो हमें पता लगता है यहीं पर पता है कि 1569 में ही फतेहपुर सीकरी का निर्माण शुरू हुआ। फतेहपुर सीकरी का निर्माण शुरू हुआ, का निर्माण प्रारंभ हुआ, निर्माण प्रारंभ हुआ। फतेहपुर सीकरी क्यों? क्योंकि जो शेर खान था, उसने ना पूरा जो एरिया था, जो पूरा एरिया था, उस एरिया को देख कि शेर खान को बड़े लेवल पे बरकरार हुआ है। इसी वजह अकबर ने आगरा में पॉइंट बनाया, और इस वजह से यहाँ पर मेट्रो मैंने बताया 1970 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण प्रारंभ हुआ, 1571 में कंप्लीट होता है, 1570 हुआ, 15 में हुआ, और अभी जब ये कंप्लीट होता है, कंप्लीट हुआ, और 2 साल में कंप्लीट होने की वजह से, 2 साल में जैसे कंप्लीट होकर निपटता है, तभी अकबर ने इसको अपनी कैपिटल बना दिया। अकबर शिफ्टेड हिज कैपिटल, अकबर शिफ्टेड हिज कैपिटल, कैपिटल हियर। अकबर ने राजधानी यहीं शिफ्ट कर दी। दूसरा, 1569 में हमें ये पता लगता है कि अकबर का गुजरात अभियान भी शुरू हुआ है। अकबर का गुजरात अभियान भी यहीं पर शुरू हुआ। गुजरात अभियान भी इसका यहीं पर शुरू हुआ है। अभियान भी इसका यहीं शुरू हुआ, गुजरात अभियान। तो गुजरात का जो अभियान शुरू होता है मेरे भाई, यह कब शुरू होता है सर? 1569 में, ठीक है, याद रखना। और इसको जीतता कब है? विक्टोरियस कब रहता है? विक्टोरियस आपका बनता है 1573 में। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सीकरी में बनवाया। यहीं जब गुजरात अभियान पे गया था, यहाँ पर ही इसने पहली बार समुद्र को देखा, यहाँ पहली बार समुद्र के जहाजों को देखा, पहली बार इसने पुर्तगालियों को देखा। तो उसको देखकर इसके मन में यही विचार आया था, आखिरकार ये है कौन रे? क्या रे? कौन है रे? तब अकबर को पता लगा कि यार ये तो अलग ही लेवल के आदमी है, इनके पास तो तंबाकू भी है। तो उन लोगों ने इससे कहा था कि अकबर भाई एक बार सुट्टा मार के देखो, मजा ना आ जाए तो कहना, ठीक है? तो ठीक है, मार देते हैं इनको सुट्टा। भाई ने जैसे ही सुट्टा मारा, अकबर ने ये क्या चीज है, ऐसा करो इसकी खेती करा दो। तो अकबर ने तंबाकू की खेती के आदेश दिया। बाद में इसका जो छोरा है सलीम, इसने धै तंबाकू, धै तंबाकू, धै तंबाकू, भैया सुबह उठा तो तंबाकू, दोपहर में सोया तो तंबाकू। तो इतना चिलम पी, इतनी चिलम पी कि अकबर को तंबाकू के प्रोडक्शन पे रोक लगानी पड़ी। अकबर ने रोक लगा दी, ठीक है? थोड़ा सा ही लेवल रहा है। विक्टोरियस का मतलब इसने विजय प्राप्त करी, विजय प्राप्त 1573 में इसने करी थी। तो 1573 में यहाँ पर क्या बना? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बना। फतेहपुर में बुलंद दरवाजा, सीकरी में बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा भी बना, बुलंद दरवाजा भी बना, ठीक है? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा भी बना। तो थोड़ा सा इस बारे में भी याद रखेंगे, ठीक है? याद रखना, नोट करें, बताएं फिर भैया जी। कोई दिक्कत आई यहाँ तक? सर इतनी सी भी दिक्कत नहीं आई, ठीक है? इसके बाद कवर एक और बैटल अपन लोग पढ़ लेते हैं। दैट इज नोन एज 1576 हल्दी घाटी बैटल। नाउ वी अंडरस्टैंड हल्दी घाटी बैटल। अनारकली को ले आओ। अबे अनारकली कैसे ना आई? अनारकली पहुंची डिस्को, तो मैं अनारकली पढ़ रही है, बताओ बेटा। सलीम को भी लपेट दिया था एक बार अनारकली के चक्कर में, तो बहुत सारे लोगों ने, ठीक है? चल, तो अब तो मैटर समझो आप पूरा। अब हम देखते हैं 1576 द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बनास रिवर के किनारे दोनों तरफ अगर हम देखते हैं, वहां पर हल्दी उगाई थी। जमा रंग जो है पीला पड़ चुका था, इस वजह से उस जगह नाम था हल्दी घाटी, ठीक है? तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी, नाउ वी अंडरस्टैंड दिस। यस राइट, दिस इज रीजन बैटल्स 1576 बैटल हल्दी, 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटलवा ऑफ हल्दी घाटी। ये आपकी नजरों में बैटल है, मेरी नजरों में बैटलवा है, हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी का युद्ध समझते हैं सर? हल्दी घाटी का युद्धवा, हल्दी घाटी युद्धवा समझाता हूं, ठीक है? याद रखना। तो दैट वाज जून 1576, 21 ऑफ जून 1576, 21 जून बात। चुभती चलती गर्मी आई, आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मीकूल का, मतलब है डर्मीकूल। अब यहाँ देखिए, एक तरफ कौन रहता है? एक तरफ तो रहता है यहाँ पर महाराणा प्रताप जी का पूरा खेमा रहता है। महाराणा प्रताप जी हैं, महाराणा प्रताप जी हैं, ठीक है? प्लस इनके दो तरीके से बैटल लड़ा जा रहा है, दो लेवल पे इस बैटल को लड़ रहे हैं, ठीक है? एक राइट साइड विंग है, लेफ्ट साइड विंग है। तो महाराणा प्रताप जी राइट साइड विंग पे है, लेफ्ट साइड विंग हाकिम सूरी है, प्लस हाकिम सूरी, ठीक है? सूरी डायनेस्टी से बदला लेना चाहता है। सामने मानसिंह जी हैं, मानसिंह है प्लस अकबर के चाचा वगैरह हैं, मानसिंह प्लस अकबर चाचा, अकबर के चाचा, ये चाचा सुल्तान, अकबर के चाचा सुल्तान खान भी यहाँ पर है। यहाँ पर एक महान योद्धा का कभी जिक्र नहीं किया गया, जो अकबर के खुद के पुत्र हैं, अमर सिंह जी, उनका कभी जिक्र नहीं किया गया। बहुत अच्छे योद्धा थे, बहुत प्राइम लेवल के योद्धा थे और अच्छे लेवल पे थे, लड़ रहे थे, ठीक है? याद रखना। राम सिंह तोमर भी यहाँ पर है, ठीक है? और कृष्णदास चंदावत भी यहाँ पर है, कृष्णदास चंदावत, राम सिंह तोमर लिख सकते हैं, राम सिंह तोमर भी यहाँ पर, राम सिंह तोमर, राम सिंह तोमर साहब और चंदावत साहब भी हैं, कृष्ण चंदावत, कृष्ण चंदावत साहब भी यहाँ पर हैं, ठीक है? तो बनास रिवर के किनारे था, एट रिवर ऑफ, एट बैंक ऑफ बनास, बैंक ऑफ बनास रिवर, बनास नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे बैटल चल रहा था।
और हटो बचो लेवल की चीजें चल रही थी। किस लेवल की चीजें? हटो बचो लेवल की चीजें यहाँ पर चल रही थी। ठीक है, याद रख। टोटल अबे टोटल मत युद्ध काहे करेगा? ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर होता है भाई बैटल, यहाँ हमें ये पता लगता है कि महाराणा प्रताप जी का जो बैटल होता है दैट वाज अगेंस्ट मानसिंह। महाराणा प्रताप जी का हॉर्स बड़ा फेमस है, ठीक है, चेतक। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मर जाता था। ठीक, अरे यार अच्छी कविता है, बहुत बढ़िया लेवल की कविता है। ठीक है, चेतक। ठीक है, आपने चेतक आज की डेट में क्या गाना बनाने के लिए लोगों को कुछ नहीं मिलता था, किसी पे भी गाना बना देते हैं कि यार तेरा चेतक पे चले, तेरा चस्का रेड फरारी का, नहीं कोई गाना हुआ चेतक पे चले, चेतक पे महाराणा प्रताप चले हैं आज तक, ये भी तो समझो यार। ठीक है, ठीक है, हैकर की एंट्री हो जाती भाई फिर। टमाटर फोन काट दो। ठीक है, और इनके एलिफेंट का नाम था रामप्रसाद। इनके एलिफेंट का नाम था रामप्रसाद, बड़ा लाडले रामप्रसाद। रामप्रसाद अपने एरा के सबसे बड़े हाथियों में से एक था। ठीक है, याद रखना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मानसिंह जी के जो इनका भी एलिफेंट बहुत फेमस था। इनके एलिफेंट का नाम क्या था? मानसिंह जी के एलिफेंट का नाम क्या था? मर्दाना। मर्दाना भी अपने एरा का मजबूत हाथी था। तो बैटल होता है तो महाराणा प्रताप अपनी साइड से जो जीत जाते हैं, लेकिन बाकी हाकिम सूरी लेफ्ट विंग हार जाते हैं। प्लस यहाँ पर बहुत ध्यानपूर्वक ये भी समझना कि मानसिंह के पास मस्कीटर्स थे। अभी मस्कीटर क्या होते हैं भाई? मस्कीटर होते हैं गनमैन, यानी इनके पास गनमैन थे। जी हाँ, उस समय इनके पास राइफल्स थी। जी हाँ, इनके पास राइफल्स थी और उन्हीं राइफल्स के चलते यहाँ पर ये बैटल जीतते हैं। इस बैटल को जीतते हैं। महाराणा प्रताप जी का चेतक बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है, तो महाराणा प्रताप जी को इस बैटल से निकलना पड़ता है। तो झाला बीदा इनका मुकुट पहनते हैं और उस बैटल को कंटिन्यू करते हैं, सो दैट कि दुश्मन को पता ना लगे कि महाराणा प्रताप बैटलफील्ड में नहीं है। तो झाला बीदा ने महाराणा प्रताप जी का मुकुट पहना। तो मेरी बात को समझना, झाला बीदा ने महाराणा प्रताप जी को निकलने में मदद करी। झाला बीदा, झाला बीदा हेल्प्ड, हेल्प्ड। ठीक है, एस्केप प्लान ऑफ हेल्प्ड, एस्केप, एस्केप ऑफ महाराणा, महाराणा जी। ठीक है, महाराणा जी के एस्केप में यहाँ पर मदद की गई है। ठीक है, याद रखना। तो झाला बीदा के द्वारा बहुत फेमस हेल्प यहाँ पर की गई है, लेकिन चेतक इसी बैटल में मारा जाएंगे, मारा जाएगा, डाइड। रामप्रसाद भी उन्होंने बंदी बना लिया, बाद में इनकी भी डेथ हुई है, रामप्रसाद जी भी डाइड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे महाराणा प्रताप जी यहाँ से बच के निकलते हैं, चेतक की एक टांग कट जाती है, चेतक की डेथ होती है, उनको दफनाते हैं और देन उसके बाद यहाँ पर कहा जाता है प्राइमरी, ठीक है, कि मानसिंह वॉन द बैटल। यहाँ पर ये जीतते हैं बैटल को। अब राजस्थान के अंदर कहा जाता है कि इस बैटल को, ठीक है, कि भाई इस बैटल को यहाँ पर जीते महाराणा प्रताप जी। वो ऐसा क्यों कहते हैं एक्जैक्टली, मेरी बात ध्यान समझना। ऐसा राजस्थान में क्यों कहा जाए कि इस बैटल में राणा प्रताप जीते थे? तो रीजन बिहाइंड दिस, वो कहते हैं कि यह युद्ध पूरा नहीं था, युद्ध का एक खंड था। युद्ध पूरा होता है 1582 में, ठीक है, युद्ध पूरा होता है 1582 में। तो उनका मानना है कि बैटल पूरा होता है 1582 में, क्योंकि 1580 में होता है बैटल ऑफ दिवेर। बैटल ऑफ दिवेर, इसको हम बोलते हैं मैराथन ऑफ मेवाड़। ये दिवेर युद्ध है, इसको बोला जाता है मेवाड़ मैराथन। मेवाड़ मैराथन इसको बोला जाता है, मेवाड़ मैराथन इसको बोला जाता है। और जो मेवाड़ की मैराथन यहाँ से शुरू होती है, यहाँ हमें पता लगती है कि यहाँ पर अब अमर सिंह आते हैं लीड में। यहाँ अमर सिंह लीड में आते हैं। मैं बता रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जस्ट, ठीक है, मैं देखो अगर मैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए पढ़ा रहा होता, ठीक है, शायद कुछ और बताता, बट मैं आरएएस के लिए फिलहाल में नहीं पढ़ा रहा है ना। मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूँ? मैं बाकी स्टेट्स के लिए पढ़ा रहा हूँ एंड एसएससी के लिए, रेलवे के लिए पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर एंट्री होती है अमर सिंह जी की, यहाँ पे बैटल होता है बैटल ऑफ दिवेर। यहाँ है अमर सिंह जी प्लस, अमर सिंह जी आपके हैं यहाँ पर प्लस महाराणा प्रताप। अब यहाँ बैठता है महाराणा जी। तो हमें यहाँ पर पता लगता है कि इस बैटल में वर्सेस अकबर। अब यहाँ अकबर स्वयं भी नहीं आता, अकबर स्वयं नहीं आता, इसमें अपने चाचा वगैरह कोई भेजता है, अकबर के अंकल्स वगैरह ही आते हैं। तो इस बैटल के अंदर डिवास्टिंग जीत यहाँ पर इनके द्वारा दर्ज कर दी जाती है, कंप्लीट वॉन इनके द्वारा जीती जाती है, कंप्लीट वॉन। ठीक है, और यहाँ पर बहुत हत्याएं अमर सिंह जी ने करी हैं। तो इनके जो अंकल्स हैं, ठीक है, जिनका नाम जिसमें से एक नाम सुल्तान खान भी है, उसको घोड़े के साथ बीच में से दो हिस्सों में कर दिया गया था, सुल्तान खान, वो भी यहाँ पर मार दिया गया, किल्ड। और ये दोबारा से अपने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर देते हैं। ठीक है, चलो याद रखना। कोई समस्या, कोई दिक्कत? नो सर, चलो ठीक है, चलो। अब दूसरा मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ आगे चीजें। अगर मैं यही चीज आरएएस में पढ़ाता तो मैं कैसे बताता? मैं आरएएस में अगर पढ़ा रहा होता तो मैं सिंपली बताता इन दिस बैटल महाराणा प्रताप जी एंड टीम वॉन दिस बैटल। द रीजन बिहाइंड दिस कि यहाँ पर ये बैटल लंबा खिंचता है, ठीक है, लंबा खिंचता है। इस बैटल के बावजूद भी आपको अगर ये लगता है कि इसमें मानसिंह जीते, तो दे नेवर रूल्ड, दे नेवर रूल्ड, दे नेवर रूल्ड, दे और अकबर, ठीक है, दे और अकबर, मैं सीधा बता रहा हूँ, अकबर या ये लोग नेवर रूल्ड, नेवर रूल्ड चित्तौड़, रूल्ड चित्तौड़। चित्तौड़ पर वो कभी कब्जा नहीं कर पाए, तो हम सही जीत किसको कहेंगे सही मायने में? देखो, या तो चित्तौड़ पर वो कब्जा कर दे, या तो वो चित्तौड़ पर कब्जा कर दे तो हम सही जीत करेंगे, महाराणा प्रताप जी की हत्या कर दे तो हम इसको सही जीत करेंगे, या फिर वो यहाँ पर कोई इतना भारी डैमेज पहुंचा जैसे अमन जी की हत्या, इनमें से किसी एक की हत्या, ऐसे कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं है। हाँ, इनके लिए ये रूल किया जाएगा कि मानिए हाथ रामप्रसाद को ले गए, लेकिन रामप्रसाद वहां जाके दम तोड़ देते हैं, क्योंकि रामप्रसाद ने कहा कि मुझे भक्ति है अपने स्वामी की, मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे लिए सेवा नहीं करूंगा। तो यहाँ पर हमें ये पता लगता है तो मानसिंह नेवर एक्चुअली वॉन। ठीक है, अब ये पॉइंट क्यों आता है कि सर यहाँ अब तक हम ये क्यों पढ़ते आए कि यहाँ पर महाराणा प्रताप जी जीते? अब बात खींच के लेके जाऊंगा 1967 में, जब आपकी एनसीईआरटी किताबें लिखी जा रही थी, हमें ठीक है, क्योंकि अगर भी टिप्पणी यहाँ पर छोड़ता हूँ तो आपको पहला तो लगेगा कि सर यह वाली टिप्पणी तो धर्मवादी हो गई, राइट। दूसरा, अच्छा, जैसे कृष्णा यादव कहना कि हत्या नहीं कर सकते थे, पहले से रिश्ता था मानसिंह का, थोड़ी बुद्धि का यूज करो। मानसिंह की डायनेस्टी कछवाहा है, महाराणा प्रताप जी की डायनेस्टी कछवाहा नहीं है, उनका कोई फैमिली रिलेशन आपस में जीरो फैमिली रिलेशन। ये शिशोदियां हैं प्रताप साहब, ठीक है। अच्छा, अगर आप में से किसी को लगता है कि मेरी डायनेस्टी ये वाली है, तो मेरी डायनेस्टी ये वाली बिल्कुल नहीं है, मैं शिशोदिया नहीं हूं, ठीक है, याद रखना। बवाल हो जाएगा गुरुजी, इसलिए मैं बवाल करता नहीं हूं, ठीक है, याद रखना। तो मैं बहुत सिंपली से बता रहा हूं कि मैंने अपनी तरफ से कोई भी इसमें बिजनेस नहीं दिखाई, ठीक है। चलो, पीपल आर नॉट वेरी ओपन, एग्जैक्टली आई एम नॉट दैट, आई एम, दिस इज मी, मैं कोई आम आदमी नहीं हूं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है। इसके बाद अध्यात्म की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है, अध्यात्म की अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जो अकबर के द्वारा अध्यात्म चीजें करी, अकबर के द्वारा अध्यात्म जो चीजें करी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि वही कैसे कैसे की गई है। बात करते हैं सबसे पहले इबादत खाने की स्थापना। नाउ वी टॉक अबाउट द इबादत खाना, ठीक है, जो अकबर ने बनवाया। इबादत खाना, इबादत खाना,
इबादत कर रहा है। गला खराब है, इस वाले गाने को मैं पहले लगा देता। इबादत ये इबादत खाने की अच्छी चीज़ होती है। 1500 पिछले आध्यात्मिक चर्चाओं के लिए आपके फतेहपुर सीकरी में इबादत है। इसको अपन बोल सकते हैं प्रेयर हाउस। इसको बोल सकते हैं हाउस। ये मुल्ला अब्दुल्ला अब नबी की सलाह पर बनवाया गया था। अकबर अब्दुल नबी का इतना सम्मान करता था कि उनकी चप्पलें सिर पर रखता था अब्दुल नबी की। ठीक है, अब्दुल की यहाँ पर हिस्सा था, बड़ा हैवी था। इबादत खाने में हर थर्सडे को विभिन्न धर्मगुरु की चर्चा होती थी। 1520 में से दिया क्योंकि अकबर को लगा कि कोई भी धर्म पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं था। लेट आई एक्सप्लेन इसके पीछे का रीजन क्या था। ठीक है, देखो शुरुआती तौर पर प्रारंभ इसका जो हुआ वो ओनली मुस्लिम्स के लिए था। प्रारंभ जो इसका होता है, प्रारंभ जो होता है वो इसका होता है ओनली मुस्लिम्स के लिए। केवल मुस्लिम्स के लिए इसको प्रारंभ किया गया था 1575 में। तो 1582 में इसको ओपन कर दिया गया, ओपन फॉर ऑल रिलीजन, और ऑल रिलीजन इसको कर दिया गया। अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत पड़ गई। जब इसने 1582 में इसको सभी रिलीजन ओपन करा तो दिक्कत क्या होती है कि मुस्लिम्स को ये लगने लगा, मुस्लिम्स को ये लगने लगा, सॉरी 1580 में सबके लिए ओपन हुआ था। 1580 में हुआ था भाई, जिस सबके लिए ओपन है। मुस्लिम्स को यहाँ पर ये लगने लगा कि ये तो हमारी तौहीन होगी कि बाकी लोग भी यहाँ पर आएंगे। हिंदुओं ने यहाँ पर जाना इसलिए प्रेफर नहीं किया कि जब ये शुरुआत में हमारे लिए नहीं था तो अब हमारे लिए होने से इसका क्या मतलब बनता है। हम इस बात का अपमान तिरस्कार करते हैं और अपन लोग इसके लिए पूरी तरीके से विरोध करते हैं। इस वजह से 1582 में बंद करना पड़ा। बात ही सुन में, हाँ इसलिए बंद करना पड़ा। ये इसकी वजह की स्टोरी है। अरे मैंने एक उम्र खर्च की है इस पर कि पढ़ाना मेरा आखिरी फलसफा है। ठीक है, आपसे 20 साल बाद भी आप मुझे पढ़ाते हुए देखेंगे। आगे हम बात करते हैं वो समझिएगा। जैन और ईसाई धर्म के लिए इन्होंने क्या किया। जैन गुरु शांति चंद्र विजय सेन सूरी, भानुचंद्र हरिविजय सूरी से चर्चा के बाद अकबर ने अहिंसा का सिद्धांत सीखा। जैन धर्म के प्रभाव में आकर उसने अपना सबसे जो प्रिय शौक शिकार खेलना बंद कर दिया था। सबसे प्रिय शौक बंद कर दिया था, मांस खाने को कम कर दिया था और जानवरों के वध पर रोक लगा दी थी। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट काम आपको दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि मानो अकबर बदल गया हो, बट अकबर नेवर चेंज्ड। ठीक है, और अकबर ने एक काम और किया था जो हरिविजय सूरी है। अकबर ने इन्हें जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबर ने इन्हें जगत गुरु की उपाधि दी थी। जगत गुरु की उपाधि दी थी। जगत गुरु की उपाधि दी थी। उपाधि दी थी। अकबर ने उन्हें जगत गुरु की उपाधि भी दी थी। ईसाई मिशनरी मॉन्सराइट ने भी उनसे चर्चा की, लेकिन ईसाई धर्म अकबर को सबसे कम प्रभावित कर पाया। ईसाई धर्म के लॉजिक अकबर को समझ नहीं आए। ठीक है, याद रखना। अरे भाई अगले 20 साल तक आप नहीं पढ़ोगे, आपको तो सिर्फ मुझसे 1-1.5 साल ही पढ़ना है, आपका सिलेक्शन होगा पक्का। ठीक है, उसके बाद आपके छोटे भाई बहन, फिर उसके बाद आपके बच्चे। ठीक है, याद रखना। फिर वो पढ़ेंगे, फिर उन्हें बताया करूंगा मैं कि हाँ भाई क्लास में ऐसे ऐसे एक कृष्ण यादव नाम का छोरा था। छोरा तो कहते एकदम बुद्धि का प्रयोग तो नहीं करता था, बट लड़का अच्छा था, रोज आता था। एक दिन उसकी नौकरी लग गई, उसके बाद छोकरी के चक्कर में उसने क्लास में आना बंद कर दिया। नहीं, उसके बाद अब तुम आए हो यादव के बड़े सुपुत्र, नाम क्या है तुम्हारा? फिर वो अपना नाम बताएगा जो भी होगा है। ठीक बात है, आगे हम बात करते हैं। आपके मोहल्ले पड़ोस में लोग होंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, आगे हम देखते हैं हिंदू और पारसी धर्म पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। हिंदू धर्म गुरु एक पुरुषोत्तम दास के से अकबर बहुत प्रभावित हुए थे। उसने अपने दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने के आदेश दिए थे। ठीक है, बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि हिंदू धर्म ने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। हिंदू रीजन था जोधाबाई, राइट? तो जोधाबाई से बहुत ज्यादा प्रेरित था वो। दूसरा पारसी रिलीजन, पारसी विद्वान दस्तूर महर्षि ने उसमें सूर्य नमस्कार सीखा था। अकबर ने सभी पारसी और हिंदू त्योहार होली दिवाली बसंत को मनाना भी शुरू कर दिया था। तो अकबर काफी ज्यादा लाइक टेंडेंसी अकबर की तरफ आ रही थी। ठीक है, चलो। अरे नहीं भाई, आप आइएगा, आप सब आइएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, मजहर की घोषणा भी समझ लेना। 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा करी थी, जिसका उद्देश्य था काजी और उलेमाओं के प्रभाव को कम करना। इसके तहत यह तय हुआ कि किसी भी विवाद की स्थिति में इस्लामिक कानून में अकबर का निर्णय ही सर्वोपरि होगा। इस मजहर का प्रारूप अबुल फजल ने उनके पिता शेख मुबारक से तैयार किया था। इसके बाद अकबर ने इमाम आदिल की उपाधि धारण करी थी। तो इमाम आदिल भी अकबर ही था। इमाम आदिल भी अकबर ही था। ठीक है, चलिए वो इमाम आदिल दैट वाज अकबर। ठीक है, याद रखना। ठीक, ओके। तो अभी काफी बचा है, तो हम इसको कल ही करेंगे। ठीक है, अभी कल ही करेंगे, बहुत ज्यादा बचा है अभी भी। अभी अकबर काफी बचा है, मैं यहाँ पे तेज नहीं कराना चाहता। ठीक है, तो मैं सिंपली कवर कर दूंगा, जहां भी होगा, जहां छोटा सा बता दूंगा उसका। फिर अपन करेंगे कल शाम को निपटा के।